नमस्कार, कल की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और ये वो खास शो है जहां पर हम आपके आने वाले मार्केट सेशन की तैयारी करवाते हैं। जी हां, इसके साथ साथ आपके बाजार से रिलेटेड क्वेरीज को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार पर वो क्या रणनीति बनाकर चल रहे हैं और यहाँ से आगे वाले सेशन के लिए किस तरह के सेंटिमेंट्स दिख रहे हैं। और इस पूरे के पूरे शो के अंत में वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक यानी कि लंबी अवधि के लिहाज से आपको कहां पर निवेश करना चाहिए, ये भी समझाने की कोशिश रहती है। लेकिन इन सबसे पहले पिछले मार्केट में किस तरह के सेंटिमेंट्स नजर आए, कैसे सिचुएशन सिनेरियोस पैन आउट होते दिखे, इस पर एक फोकस करते हैं। देखिए, उतार चढ़ाव था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो है मार्केट एब्सोल्युटली वॉलेटिलिटी की भेंट चढ़ता हुआ दिखा। लेकिन अच्छी बात यह थी कि टुवर्ड्स क्लोज, जब बाजार क्लोज हो रहे थे, हमने देखा 23,659 के लेवल्स पर क्लोजिंग मजबूती के साथ देखने को मिली। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हमने देखा 300 अंकों की गिरावट थी 2 बजे के आसपास, जब क्लोजिंग लास्ट सेशन 1.5 घंटा बचा था। लेकिन टुवर्ड्स क्लोजिंग बैंक निफ्टी भी अपने आप को संभालने में कामयाब रहा और मजबूती का रुझान दिखाते हुए हरे निशान के साथ क्लोजिंग वहां पर भी देखने को मिली। बैंक निफ्टी के लेवल आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे 153 अंकों की बढ़त पर। सेंसेक्स में भी करीब 100 अंकों की बढ़त 75,000 के लेवल के पार, 75,300 75,300 के लेवल्स के अहेड सेंसेक्स में भी क्लोजिंग हमने देखी। और ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप और स्मॉल कैप की तस्वीर भी बेहतर नजर आ रही थी। दिन भर ऐसा नहीं था। ड्यूरिंग द स्टार्ट हमने देखा कि मार्केट सेशन ठीक ठाक शुरू हुआ था, कोई खास मोमेंटम नहीं पकड़ा था मार्केट ने, फिर बीच में वॉलेटाइल भी हुआ। लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते बाजार ने अपने आप को बेहतरीन तरीके से संभाला और उसके बाद हमने देखा कि टुवर्ड्स क्लोजिंग बाजार में हरे निशान के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। 2 एक्सपर्ट्स आज के हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह हैं हमारे साथ और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की स्नेहा पोद्दार हमारे साथ जुड़ गई हैं। तेजस, स्नेहा, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। तेजस, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स को आप? ग्लोबल फ्रंट पर न्यूज एंड फ्लोज अफेक्ट कर रहे हैं, करेंसी में रुपया कमजोर है, बावजूद इसके मार्केट अपने आप को संभाल लेता है। यही स्ट्रेंथ शायद दिखा रहा है कि मार्केट, इंडियन मार्केट्स अब काफी मैच्योर हो चुके हैं। गुड आफ्टरनून मानसी जी और तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में हमने लास्ट वीक में एक ब्रेकडाउन देखा था बिलो 23,800 लेवल। उसके बाद निफ्टी जो पिछले 7-8 दिनों से एक रेंज में फंसा हुआ है, नीचे में जो है 23,300 350 के करीबन बाइंग आ जाती है। एट द सेम टाइम ऊपर में 23,800 850 का जो स्तर है, जो पहले ब्रेकडाउन लेवल था, वो सरपास नहीं कर पा रहा है। तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है। नीचे में 23,350 के करीबन काफी अच्छा सपोर्ट है। जब तक होल्ड कर रहा है, मुझे लग रहा है वापस ये निफ्टी 23,800 850 तक आने वाले दिनों में जा सकता है। बट एक बड़ी रैली के लिए मुझे लग रहा है 23,850 का एक अहम स्तर है, वो सरपास करना पड़ेगा। जब तक ये लेवल सरपास नहीं होगा, मुझे लग रहा है ये करंट कंसोलिडेशन है वो जारी रह सकता है। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक अहम सपोर्ट जोन है इन द एरिया ऑफ 52,800 टू 53,000 लेवल। आज बैंक निफ्टी वही सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक किया है, अच्छी एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म की है। सो मुझे लग रहा है ये पुल बैक रैली जो है बैंक निफ्टी में कल के सत्र में भी कंटिन्यू हो सकती है। ऊपर में बैंक निफ्टी 54,000 54,100 तक भी जा सकता है। सो बैंक निफ्टी में जब तक 52,800 का लेवल इंटैक्ट है, कोई बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं लग रही है। और जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, एक पुल बैक रैली भी आ सकती है बैंक निफ्टी में। तो चलिए, ये राय निफ्टी और बैंक निफ्टी पर इस वक्त हमें मिल रही है। स्नेहा जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स को? इम्पैक्ट काफी सारे ट्रिगर्स डाल रहे हैं ग्लोबल फ्रंट पर, डोमेस्टिक फ्रंट पर, ट्रिगर्स, इवेंट्स, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन और हाँ, नतीजों का सिलसिला भारतीय बाजार पर चल रहा है जो कि लगातार इम्पैक्ट डाल रहा है मार्केट्स पर। हाउ डू यू सी द मार्केट्स? गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो बेसिकली मार्केट में अनसर्टेनिटी काफ़ी बनी हुई है बिकॉज जैसा कि हमने देखा है ये जो ऑयल शॉक है इसका अभी तक Q4 में जो इम्पैक्ट है वो मिनिमल था। एक्चुअल इम्पैक्ट Q1 में दिखाई देगा और अगर यहाँ से चीज़ें और एस्केलेट होती हैं और सेटल डाउन नहीं होती है तो फिर इनके लंबे इम्पैक्ट हो सकते हैं जो कि अभी अर्निंग्स में फैक्टर इन नहीं है।
अब अगर अभी आप देखेंगे तो जो भी मैनेजमेंट कमेंट्रीज आ रही है Q4 में, किसी ने भी बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं फैक्टर इन किया है। बट डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, सब चीज़ें की कॉस्ट बढ़ती जा रही, बट यही उम्मीद है कि ये सून सेटल डाउन हो जाएगी। इसका डायरेक्ट हम इम्पैक्ट इन्फ्लेशन नंबर्स में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट होना चालू हो गया। सो अगर ये और कुछ महीने प्रोलॉन्ग कर जाती है तो फिर आपको अर्निंग्स कट भी Q1 के कॉन कॉल्स में सुनने को मिल जाएंगे। एंड इसका डेफिनेटली फिर पूरा इम्पैक्ट आपको मार्केट पे दिखाई देगा, बिकॉज क्रूड प्राइसेस अभी भी कूल डाउन नहीं हुए हैं। सो एक ये जब तक ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है तब तक FI फ्लोज भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि रिटर्न हो। दो RBI गवर्नमेंट काफ़ी स्टेप्स ले रहे हैं कि कैसे भी FI आउटफ्लोज को यहाँ पे स्टॉप करें एंड थोड़े से उन्हें इनफ्लोज में कन्वर्ट करें, बट स्टिल ये सब जो मेजर्स है ये थोड़े ही सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते, बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं प्रोवाइड करेंगे। सो मार्केट अभी फिलहाल तो कंसोलिडेशन मोड में है, बट अगर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग करती हैं तो फिर मार्केट में हम करेक्शन देख सकते हैं। नहीं तो एक्चुअली जो ऑयल प्राइस में कूल डाउन होके सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो होता है तो डेफिनेटली फिर मार्केट में एक पुल बैक रैली देखने को मिल सकती, बट जब तक वो नहीं होता है तब तक मार्केट कंसोलिडेशन मोड में ही रहेगा। एब्सोल्युटली, हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ने बड़े बेहतरीन तरीके से मार्केट पर अपना आउटलुक आपको समझाए हैं। लेकिन चलिए अब आपके सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं, और सवाल पूछने का तरीका आप जानते हैं। आपकी स्क्रीन पर हमारे QR कोड आ जाएंगे, उन पर आप अपने सवाल बाजार रिलेटेड हमसे पूछें। मैं पूरी कोशिश करूंगी मार्केट रिलेटेड आपके क्वेरीज को यहाँ पर मैं सॉल्व कर पाऊं। पहला सवाल गजेंद्र पाल सिंह का है, मेरठ से लिख रहे हैं, तेजस जी इन्होंने टाटा स्टील के शेयर्स खरीदे हैं, 5000 शेयर्स टाटा स्टील के खरीदे गए हैं, और ये अपने एंट्री लेवल जो है इसमें 212 के बता रहे हैं। 207 के आसपास हमने लास्ट ट्रेडिंग क्लोज टाटा स्टील में देखा है। और पिछले पूरे हफ्ते या पिछले 5 सेशन की अगर बात करें, स्टॉक ने कोई मूव नहीं दिखाया टुवर्ड्स अपसाइड, इनफैक्ट नेगेटिव ट्रेंड है। हालांकि 6 महीने में चार्ट्स अगर देखेंगे तो पॉजिटिव रहे जरूर है, लेकिन कोई काबिले तारीफ रनअप नहीं देखा है हमने। टाटा स्टील व्यूअर की खरीदारी से नीचे गया है स्टॉक, इसलिए करीब 25,000 का नुकसान भी है और बड़ी मात्रा की खरीदारी है। क्या राय होगी इनके लिए? देखिए, टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक ने एग्जैक्टली एक 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है वहां पे सपोर्ट लेके एक आज रिवर्सल दिखाया है, बट जब तक ये 214 215 के ऊपर जाता नहीं, कोई बड़ा बाइंग मोमेंटम आएगा नहीं। अगर ये लंबी अवधि के हिसाब से अगर इन्होंने लिया है तो मुझे लग रहा है 197 का एक स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं। जब तक 197 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, तो बने रहने की सलाह है इन टाटा स्टील विद स्टॉप लॉस बिलो 197। ठीक है, पोजीशंस को इंटैक्ट रखिए, ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई। इसके अलावा एक और सवाल है, प्रसाद लिख रहे हैं ये सवाल अमरावती से, इन्होंने GMDC लिमिटेड के शेयर्स खरीदे हैं। स्नेहा जी आपसे एक राय मैं जानना चाहूंगी। GMDC लिमिटेड 640 लास्ट क्लोज है, हमारे व्यूअर की खरीदारी 676 यानी 676 के लेवल पर है। 4000 शेयर्स GMDC लिमिटेड के इन्होंने खरीदे हैं। गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्या राय होगी इस स्टॉक पर? चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? इनफैक्ट फंडामेंटल आउटलुक क्या होगा आपकी तरफ से? स्ट्रैटेजी क्या सुझाएंगी हमारे व्यूअर के लिए? मानसी जी, GMDC हमारे कवरेज में नहीं है, मुझे माफ करिएगा। ओके तेजस जी, GMDC बाय एनी चांस अगर आप इसे ट्रैक करते हैं, कोई राय? 640 641 के लेवल पर व्यूअर की खरीद से तो नीचे गया है और व्यूअर को अच्छा खासा नुकसान भी हो रहा है। बनाया था करीबन 754 के करीबन, और उसके बाद लगातार स्टॉक एक करेक्शन मोड में चल रहा है। आज जो 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट है वहां पे ही स्टॉक ने सपोर्ट लेके हल्का सा बाउंस दिखाया है स्टॉक ने। मेरे हिसाब से अगर 3 से 6 महीने की अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो 620 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं स्टॉक में।
ओके, चलिए 6 महीने से ऊपर का होराइजन एक बार मानकर अगर चल रहे हैं तो फिर पोजीशन को इंटैक्ट रख के चल सकते हैं। इसे वक्त वक्त पर हम रिव्यू करें, आप रिव्यू करें, हमें सवाल पूछें और हम आपको हर स्तर पर आपको राय देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल पोजीशन एक बार के लिए रखा जा सकता है, बड़ी मात्रा की खरीदारी है, नुकसान भी आप झेल रहे हैं। देखिए आगे किस तरफ बढ़ता है ये स्टॉक, बढ़ता है, मुड़ता है, और इसे रिव्यू जरूर करते रहिएगा। सोनाली सूर्यवंशी का सवाल है, नासिक से लिख रही हैं, इन्होंने आरईसी के स्टॉक्स में निवेश किया है और स्नेहा आपसे होगा ये सवाल। आरईसी पीएफसी दोनों स्टॉक साथ साथ चलते हैं। आरईसी में हमने देखा है कि मूव के साथ, पॉजिटिव मूव के साथ लास्ट क्लोज देखने को मिला। पीएफसी में भी हमने एक अपसर्ज पर क्लोजिंग देखी है। व्यूअर की खरीदारी के स्तर की अगर मैं बात करूं, आरईसी में 675 शेयर्स 459 के लेवल पर इन्होंने खरीदे हैं। 334 पर स्टॉक जा चुका है, नुकसान करीब 84-85 हजार का है। और व्यूअर का सवाल ये है स्नेहा कि स्टॉक में क्या एसआईपी कर सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इसे रखना चाहिए? अभी ऑलरेडी इतने स्क्रिप्ट्स खरीद चुकी हैं, नुकसान है, क्या राय देंगी? देखिए आरईसी पीएफसी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही स्टॉक्स अच्छे हैं, बिकॉज जो ओवरऑल पावर सेक्टर है उसमें काफी जोरों शोरों से इन्वेस्टमेंट हो रहे। दोनों ही गवर्नमेंट केपेक्स एज वेल एज प्राइवेट केपेक्स अच्छे रफ्तार से अच्छा शेप ले रहे। तो डेफिनेटली जो पावर फाइनेंसिंग कंपनीज है इनको बेनिफिट मिलना चाहिए, बट ये एक बहुत ही लंबा नजरिया लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इनमें काफी रेगुलेटरी हर्डल्स आते हैं जिनके कारण इनके परफॉर्मेंस कभी कभी इम्पैक्टेड हो जाते हैं। मोरओवर अभी जो इनकी Q4 की नंबर्स थी वो थोड़ी सी वीक रही थी, क्योंकि ओवरऑल इनकी जो इंटरेस्ट मार्जिन से वहां पे हमने इम्पैक्ट देखा, प्रोविजंस काफी बढ़ गए थे और जो ओवरऑल लोन बुक थी वो भी थोड़ी म्यूटेड ही थी। तो इसके कारण नतीजे तो काफी वीक थे। एंड जो आउटलुक जो मैनेजमेंट ने दिया है बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग तो नहीं लग रहा है, बट अगर मैं 4 to 5 years का नजरिया लेके चलूं तो डेफिनेटली जब पावर सेक्टर ग्रो करेगा ट्रिमेंडसली तो कहीं ना कहीं पावर फाइनेंसिंग कंपनीज भी बेनिफिट करेगी। वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है ये लेवल्स पे। तो अगर जो इन्वेस्टर है वो इतने लंबे नजरिए के लिए वेट करने के लिए रेडी है तो वो होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी सलाह रहेगी कि आप इनसे निकाल के थोड़े बेटर एनबीएफसी नेम्स में मूव करिए, जैसे कि आप पिरामिड फाइनेंस देख सकते हैं, श्रीराम फाइनेंस देख सकते हैं, जो थोड़े बेटर नेम्स है वहां पे आपको एटलीस्ट बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए ये कुछ फाइनेंशियल स्पेसेस से जो स्क्रिप्ट्स हैं इन्हें भी आप वॉच आउट कीजिए और स्ट्रैटेजी के लिए आरईसी पर आपको अपनी पोजीशंस को प्ले आउट करना चाहिए, ये राय आपको मिलती हुई। शंकर का सवाल है अगला, बेंगलुरु से ही है ये सवाल, इटर्नल पर है। 500 शेयर्स इटर्नल के इन्होंने खरीदे हैं, 233 अपने एंट्री लेवल। तेजस जी, इटर्नल का स्टॉक काफी टूटा है और इनफैक्ट फूड डिलीवरी स्पेस इतना ज्यादा बिकवाली क्यों झेल रहे हैं? साल की शुरुआत से ही जब चलने चाहिए तब भी फेस्टिवल डिमांड का भी असर नहीं दिख रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। पिछले 6 महीने में 20-21% की गिरावट झेल चुका ये स्टॉक, क्या राय होगी व्यूअर के लिए? क्योंकि इनकी खरीद जो है 233 के दाम पर है, 243, 500 शेयर्स हैं तो 5,000 रुपए का मुनाफा भी है। क्या कोई कॉन्फिडेंस कन्विक्शन है या फिर ये मुनाफा एक बार बुक करने के बारे में सोचा जाए? देखिए, मेरे हिसाब से तो स्टॉक में जो है तकनीकी रूप से देखेंगे तो स्टॉक अभी भी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है। रिसेंटली स्टॉक ने 200 दिन की मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस टेस्ट किया था, बट वो सरपास नहीं कर रहा है। 265 267 एक अहम रेजिस्टेंस जोन है, जब तक ये सरपास नहीं होगा कोई बड़ी रैली नहीं आएगी स्टॉक में। अगर इनकी छोटी अवधि का अगर नजरिया है तो 233 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। अगर 233 का लेवल अगर ब्रीच करता है तो फिर एग्जिट करना चाहिए, तब तक कोई पैनिक नहीं है स्टॉक में एज सच। ऑलराइट, तो चलिए ये राय आपको मिलती हुई और निकलने के बारे में ही सोचना है, क्योंकि स्टॉक जो है रनअप नहीं दिखा पा रहा है, मूव नहीं कर पा रहा है। बहरहाल अगला सवाल मधुसूदन शरण का है और इनका सवाल अपोलो माइक्रो सिस्टम्स पर है।
तेजस, एक टेक आपसे ही जानना चाहेंगे अपोलो माइक्रो सिस्टम्स पर पहले तो लास्ट क्लोज क्या है ये देखते हैं। 356 5% के गेंस पर ये स्टॉक क्लोज हुआ है और व्यूअर की पोजीशन जो है 155 की है, 100 शेयर्स खरीदे हैं, 356 के लेवल्स देख चुका है, यानी कि व्यूअर को अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है। अच्छे लेवल पर अपोलो माइक्रो में एंट्री की है इन्होंने। इनके लिए क्या राय होगी? बड़ा तो नहीं लेकिन एटलीस्ट 20,000 रुपए का मुनाफा ये देख रहे हैं। 100 ही शेयर्स खरीदे हैं लेकिन इनकी खरीद से तो अच्छा खासा बड़ा है स्टॉक। देखिए, आज स्टॉक ने एक नया ऑल टाइम हाई मारा है। स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, बट मेरी सलाह रहेगी कि 50% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए स्टॉक में, क्योंकि ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और इसका जो मेजर ब्रेकआउट है 355 का है। एटलीस्ट द स्टॉक शुड क्लोज अबाउट दिस लेवल फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज। 355 का अगर वीकली क्लोज आता है गोइंग फॉरवर्ड, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में जो है रैली बरकरार होगी और इन दैट केस स्टॉक कैन टेस्ट द लेवल ऑफ 380 to 85 लेवल ऑल्सो। सो 50% बुक करें और रिमेनिंग 50% के लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए 325 का। ठीक है, तो चलिए ये राय फिलहाल अपोलो माइक्रो सिस्टम्स पर आपको मिलती हुई। लेट्स मूव अहेड और अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। स्नेहा, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, बताएं आपकी तरफ से वीआईपी शेयर क्या होंगे? मेरी तरफ से सबसे पहले वीआईपी शेयर रहेगी ग्रो। तो ग्रो ने हाल ही में जो नंबर्स डिक्लेयर किए थे Q4 के, बहुत ही स्ट्रांग नंबर्स थे, जहाँ पे हमने रेवेन्यू ग्रोथ 88% और 62% एबिटा ग्रोथ देखा। इनफैक्ट पैट ग्रोथ 122% था। इनकी जो ओवरऑल ऑर्डर रन रेट थी वो काफ़ी वेल मेंटेन्ड थी एंड यही आगे रन रेट एज पर मैनेजमेंट कंटिन्यू करेगी FY27 में। इनके जो अदर सेगमेंट्स है जैसे कि MTF सेगमेंट, लैस, वेल्थ मैनेजमेंट, इन सब में भी ग्रेजुअली बिजनेस काफ़ी पिकअप हो रहा है और ये आगे जाके ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। प्लस अक्रॉस डिविजन्स कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रही है। तो आगे उम्मीद है कि ये जो स्ट्रॉन्ग नंबर्स हमने Q4 में देखे हैं वही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मेंटेन रहेगा आने वाले क्वार्टर्स में। 10 ग्रो को रडार पे रख सकते हैं विद द टारगेट प्राइस ऑफ 235। मेरी दूसरी पिक रहेगी संवर्धना मदरसन, जिसने आज ही नंबर्स डिक्लेयर किए हैं। काफ़ी बेहतर नंबर्स से एक्सपेक्टेशन से ऊपर थे। मार्जिन एक्सपेंशन भी हमें देखने को मिला एंड उनकी जो वायरिंग हार्नेस बिजनेस है एंड जो बाकी अदर इमर्जिंग बिजनेसेस है वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला था। वायरिंग हार्नेस बिजनेस में इनफैक्ट 20% ग्रोथ हमने देखा और साथ ही साथ में मार्जिन एक्सपेंशन देखा। वैसे ही इमर्जिंग बिजनेस एक जो इनकी सेगमेंट है वहाँ पे 60% ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग मार्जिन एक्सपेंशन था। तो बहुत ही अच्छे नंबर्स कंपनी ने डिस्प्ले किए हैं। 10 इसे मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवर नेक्स्ट फ्यू डेज एंड इसका टारगेट प्राइस रहेगा 145। दो स्टॉक्स ग्रो और संवर्धना मदरसन, आपके टीवी स्क्रीन पर स्नेहा पोद्दार की राय वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक। तेजस जी, आपकी तरफ से वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक आज के लिए क्या होंगे? तो मानसी जी, आज की मेरी पहली पिक है फार्मा सेक्टर से जुबिलेंट फार्मा लिमिटेड। स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है और एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। पिछले 6-7 दिनों से स्टॉक 200 दिन की मूविंग है और इसको भी सरपास करके सस्टेन कर रहा है। थोड़ा सा स्टॉक चल चुका है तो 50% करंट भाव पे खरीदारी के लिए, और कोई डिप आता है तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना 915 का और पहला लक्ष्य रहेगा 1105 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1200 का। और दूसरी जो मेरी पिक है वो है केम्स लिमिटेड, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। ये स्टॉक में भी रिसेंटली एक स्विंग हाई बना था 844 के करीबन और उसके बाद लगातार स्टॉक एक करेक्शन मोड में चल रहा है। आज के सत्र में स्टॉक ने 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म की है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रख सकते हैं स्टॉक में। और इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 714 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 840 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 900 का। ओके, जुबिलेंट फार्मा और कैम्स, दो स्टॉक्स तेजस जी की तरफ से वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक, टारगेट स्टॉप लॉसेस टाइम फ्रेम के साथ आपकी स्क्रीन पर। तेजस जी, स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए। फिलहाल इस खास पेश